आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि सहभागी प्रेक्षण क्या है। सहभागी प्रेक्षण वह पद्धति है जिसमें कि अनुसंधानकर्ता एक दिए गए समाज में या समूह में या संस्कृति में जाकर उस समाज के बारे में सीखता है, जानता है, वहाँ एक लंबा समय व्यतीत करता है। सहभागी प्रेक्षण में मुख्य जोर इस बात पर दिया जाता है कि वह लोगों की उन व्यक्तियों के समूह में रहे, उनके साथ उनकी गतिविधियों को ध्यान से नज़दीक से देखे, समझे, उन्हें जानने का प्रयास करे। इसीलिए सहभागी प्रेक्षण में अनुसंधानकर्ता काफ़ी दिनों तक, महीनों तक और साल तक भी, एक साल की अवधि तक भी उस क्षेत्र में या समूह के साथ जीवन यापन करते हैं। वह उन व्यक्तियों के या उत्तरदाताओं के जीवन को नज़दीक से प्रतिदिन दिनचर्या के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। सहभागी प्रेक्षण में लक्ष्य यह होता है कि एक समुदाय का संपूर्ण जीवन जीने के तरीके को जानना। अन्य शब्दों में समाजशास्त्री यह मानते हैं कि सहभागी परीक्षण एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप एक समाज को या समूह को, उसके अंदर की तस्वीर आप समझ पाते हैं। क्योंकि अनुसंधानकर्ता उस समूह के साथ रहता है, इसलिए वह उस समूह को नज़दीक से समझता है, उनके तौर तरीके के जानता है, उनके नैतिकताओं को समझता है, उनके विचारों को समझता है, इसलिए एक अंदर की तस्वीर प्रस्तुत की जाती है। सहभागी प्रेक्षण में एक मुख्य भूमिका यह भी है कि अनुसंधानकर्ता को यह अवसर मिलता है कि वे अलग अलग परिस्थितियों में उस व्यक्ति या समूह या समाज का क्या प्रतिक्रिया होती है, वो कैसे कुछ गतिविधियां करते हैं, उसको समझने में भी सहायक होता है। अन्य शब्दों में सहभागी प्रेक्षण में अलग अलग परिस्थितियों और संदर्भों को समझने में भी जानकारी मिलती है। आइए अब हम बात करते हैं सामाजिक मानवशास्त्र में क्षेत्रीय अध्ययनों का क्या योगदान है। सहभागी प्रेक्षण की पद्धति को बढ़ाते हुए सामाजिक मानवशास्त्र में ऐतिहासिक तरीके से क्षेत्रीय अध्ययन की पद्धति को अपनाया गया। क्षेत्रीय अध्ययन की पद्धति यह होती है जिसमें एक समाजशास्त्री या मानवशास्त्री एक समूह या जाति या एक सामाजिक जीवन का एक अंग वहाँ पर आप जाते हैं और रहते हैं और वहाँ की दिनचर्या से जुड़े सवाल, आपके अनुसंधान के मुख्य प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक मानवशास्त्र में क्षेत्रीय अध्ययन का एक ऐतिहासिक यात्रा चली आ रही है। जैसे कि जेम्स फ्रेजर ने 18वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक द गोल्डन बाउग में ये बताया था कि कैसे सामाजिक मानवशास्त्र में संस्कृतियों को समझने के लिए, उनके अलग अलग तरीके की प्रथाओं को, रीतियों को समझने के लिए क्षेत्रीय अध्ययन करना काफ़ी सहायक है। इसमें यह भी बताया गया था कि कैसे आप कुछ अनुसंधानकर्ताओं द्वारा लिखी गई विवरणों, उनकी जो लिखी गई जो तथ्य आधारित जो पुस्तकें थीं, उनके आधार पर भी आप क्षेत्रीय अध्ययन की सामग्रियाँ एकत्रित कर सकते हैं, तथ्य जुटा सकते हैं। इसी के साथ ये भी माना जाता है कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में, जैसे कि इमाइल दरखाइम जो कि एक फ्रांस के समाजशास्त्री थे, उन्होंने ये अध्ययन करके बताया कि कैसे अनुसंधानकर्ताओं द्वारा लिखे गए विवरणों से भी यह जानकारी जुटाई जा सकती है कि एक समाज, क्षेत्र या समूह किस प्रकार से जीवन यापन करता है। 19वीं सदी में आते आते क्षेत्रीय अध्ययन ने काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया था। क्षेत्रीय अध्ययन सामाजिक मानवशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और सहभागी परीक्षण के साथ यह एक मुख्य पद्धति के रूप में अपनाया जाने लगा। सामाजिक मानवशास्त्र में यह माना जाता है कि ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के ट्रॉबरियन द्वीप में मूल निवासियों पर अध्ययन किया और उन अध्ययनों के दौरान उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि ये इन द्वीपों के मूल निवासियों के सांस्कृतिक जीवन में क्या बदलाव आए हैं, वो किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं, कैसे अंत्यक्रियाएँ करते हैं। और इसके आधार पर यह भी पता लगाया गया कि कैसे एक जनजाति या सांस्कृतिक समूह दूसरे जनजातीय सांस्कृतिक समूह से संपर्क स्थापित करता है और उनसे अपने आप को भिन्न बनाता है। मेलिनोव्स्की ने काफ़ी लंबे समय तक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे एंथ्रोपोलॉजी के विभाग में। इसी के साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि कैसे सामाजिक मानवशास्त्र में क्षेत्रीय अध्ययनों का एक दौर चला। उस दौर में मेलिनोव्स्की के बाद रेडक्लिफ ब्राउन के बाद स्ट्रॉस, लेवी स्ट्रॉस और एल्फ्रेड क्रोबर जैसे अनेकों मानवशास्त्री लोगों ने जाकर क्षेत्रीय अध्ययन किए। रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें तो उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जाकर अध्ययन किया और ये पता लगाया कि वहाँ पर कैसे जनजातीय समूह रहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक समूह रहते हैं, उनके नातेदारी की व्यवस्था क्या है, उनके विवाह की रीतियाँ क्या हैं। इसीलिए सामाजिक मानवशास्त्र में यह माना जाता है कि क्षेत्रीय अध्ययन में जाकर अनुसंधानकर्ता वहाँ पर
पूरी जनसंख्या का विवरण लेते हैं। पूरी जनसंख्या का विवरण लेने के लिए वे जनगणना करते हैं। इससे उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। वह इसके साथ एक वंशावली भी तैयार करते हैं। वंशावली एक प्रमुख पद्धति का हिस्सा, क्षेत्रीय अध्ययन की पद्धति का प्रमुख हिस्सा माना जाता है, जिससे कि आप कुछ चुनिंदा मुख्य सूचनादाताओं से पूरे समाज और समूह और क्षेत्र के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। समाजशास्त्र विषय में भी क्षेत्रीय अध्ययन की पद्धति को प्रमुख जोर दिया गया है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में अगर हम जाएं तो देखेंगे कि कैसे विलियम वाइट ने इटालियन अमेरिकन बस्ती के गली के गैंग सदस्यों को लेकर जब अध्ययन किया तो उसमें क्षेत्रीय अध्ययन पद्धतियों का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, और वह एक पॉपुलर और क्लासिक पद्धति के रूप में मानी गई। उन्होंने अपनी पुस्तक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी में विवरण दिया कि कैसे इस बस्ती के गैंग के सदस्य अपने जीवन यापन करते हैं। उनकी प्रतिदिनचर्या के बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा। अगर हम बात करें अमेरिकन संदर्भ में तो वहाँ के प्रमुख समाजशास्त्री मिशेल बुरवॉय, उन्होंने भी अपने सहभागी परीक्षण में यह बताया और समझने की प्रयास किया कि कैसे शिकागो के कारखाने में मजदूर लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। कारीगर के रूप में वह खुद भी रहे और उन्होंने उस क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान ये भी समझने का प्रयास किया कि कारीगर और मजदूर वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके सामाजिक आर्थिक जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं और वह कैसे उससे समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। समाजशास्त्र में क्षेत्रीय अध्ययन की बात करते हुए अगर हम देखें तो भारतीय समाजशास्त्र में भी क्षेत्रीय अध्ययन की पद्धतियों का काफ़ी प्रमुखता से प्रयोग किया गया है। 1950 के दशक के बाद जब सामाजिक मानवशास्त्रीय अध्ययन किए जाने लगे तो उन्होंने उन अध्ययनों में गांव के अध्ययन को लेकर बहुत ही प्रमुख योगदान दिया गया है। क्षेत्रीय अध्ययन की बात करें तो भारतीय समाजशास्त्र में भी क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति का काफ़ी प्रमुखता से इस्तेमाल किया गया। 1950-60 के दशक में ये देखा गया कि कैसे मानवशास्त्री भारत के गांव के सामाजिक आर्थिक संरचना और प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जानने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे 19वीं शताब्दी में जो उपनिवेशिक काल आया था उसके वजह से भारत के गाँव की सामाजिक संरचना में क्या बदलाव आया। यह भी माना गया कि कैसे भारतीय समाजशास्त्रियों ने गाँव के सामाजिक संरचना के आधार पर यह समझने का प्रयास किया कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय क्षेत्र में, भारतीय समाज में किस प्रकार के लोकतांत्रिक कार्य किए गए। कुछ विद्वान यह भी राय रखते हैं कि मानवशास्त्रीय क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति की कुछ सीमाएं हैं जिसकी वजह से कुछ प्रकार के विवरण मिलते हैं और वह विवरण, उन विवरणों में पूर्वाग्रह भी शामिल होते हैं। जैसे कि कुछ समाजशास्त्री मानते हैं कि जब पश्चिमी मानवशास्त्री भारतीय समाजों के बारे में लिखते हैं तो वह उनके गैर आधुनिक पक्षों पर अधिक जोर देते हैं। वह ऐसी समस्याओं को उठाते हैं जिसमें कुछ प्रकार के कमियां को उजागर किया जाए। इसको लेकर अलग अलग राय समाजशास्त्रियों में मानी गई है। भारतीय समाज में गांव का अध्ययन अगर हम देखें क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति का विकास में तो ये देखा गया कि 1950 और 1960 के दशक में भारतीय समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के विकास के दौर में गांव का अध्ययन एक मुख्य विषय वस्तु बन गया था। गांव के द्वारा समाजशास्त्री और मानवशास्त्री ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे भारत के समाज में पिछले 100-200 सालों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल से किस प्रकार के सांस्कृतिक बदलाव आए हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें शार्लेट वाइजर, जिन्होंने कि उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ गांवों पर अध्ययन किया और अनुसंधान करके पता लगाने की प्रयास किया कि कैसे वहाँ के उन गांवों के जो व्यक्ति हैं उनके सामाजिक आर्थिक जीवन किस प्रकार का है और उनके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आए हैं। भारतीय समाजशास्त्र में एक प्रमुख हस्ती के रूप में जाने वाले M.N. श्रीनिवास, जिनको एक भारतीय समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण पद दिया जाता है, जिनके अनेकों अध्ययन हैं, उन्होंने अपने मैसूर के पास के गांव पर अध्ययन किया और उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि उन गांवों की सामाजिक राजनीतिक जीवन की क्या संरचना है। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि कैसे व्यक्ति नई परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं और उन परिस्थितियों की वजह से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि अगर हम और भी गाँव के अध्ययनों को देखें तो समाजशास्त्रीय अध्ययनों में ये देखा जाने लगा कि कैसे गाँव एक अपने आप में एक ऐसा एक बंद समाज है जिस पर भारी सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको लेकर समाजशास्त्र में अनेकों विचारधाराएं हैं, अनेकों बहसें चलती रहती हैं। कुछ समाजशास्त्री ये मानते हैं कि भारत में गांव आर्थिक और राजनीतिक बदलाव के स्रोत हैं और उसको लेकर अगर सामाजिक नीतियां कुछ बनाई जाएंगी तो भारत के समाज में परिवर्तन हो सकता है।
उदाहरण के तौर पर हम देखें तो एस.सी. दुबे एक समाजशास्त्री थे जिन्होंने सिकंदराबाद के नज़दीक समीरपेट गांव में अपना अध्ययन किया और उन्होंने इस अध्ययन में ये बताया कि कैसे राजनीतिक नीतियों की वजह से उन गांवों के सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा है। अन्य अध्ययन में आंद्रे बेते समाजशास्त्री ने ये दिखाया कि कैसे तंजौर गांव में जाति, वर्ग और राजनीति से जुड़ी हुई संरचना कैसे बदलती है। उन्होंने अपने क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर यह तथ्य और सामग्री एकत्रित की कि कैसे उन गांवों के आर्थिक और राजनीतिक संरचना में बदलाव आते हैं। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि सहभागी प्रेक्षण की प्रमुख सीमाएं क्या हैं। यह माना जाता है कि सहभागी प्रेक्षण में धन, संसाधन और समय का अधिक प्रयोग होता है। इसी वजह से एक अकेले अनुसंधानकर्ता के लिए कभी कभी ये संभव नहीं हो पाता है कि इतने लंबे समय तक वह प्रेक्षण को अकेले कर पाएँ। इसके साथ यह भी माना जाता है कि सहभागी प्रेक्षण में एक बड़े समुदाय का अध्ययन करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सहभागी प्रेक्षण में अनुसंधानकर्ता को उस क्षेत्र या सामाजिक समूह के साथ रहना होता है, इसलिए यह एक छोटे स्तर पर ही मुमकिन है। यह जानना भी कठिन होता है कि कैसे जो अध्ययन किए गए हैं, जो विवरण दिए गए हैं, जो सूचनाएं अपने अपने रिपोर्ट्स में अनुसंधानकर्ताओं ने लिखी हैं, क्या ये सूचनाएं या राय अनुसंधानकर्ताओं की हैं या उन लोगों की जिनका अध्ययन किया गया है। इसलिए कुछ समाजशास्त्री ये भी मानते हैं कि सहभागी प्रेक्षण में एक प्रमुख सीमा यह भी है कि इसमें पूर्वाग्रह शामिल हो जाते हैं। विद्वान ये भी मानते हैं कि सहभागी प्रेक्षण में एक पक्षीय स्वरूप होता है, जैसे कि आप एक समस्या को कैसे प्रस्तुत करेंगे, किस प्रकार से एक समूह की या एक क्षेत्र की सामाजिक जीवन को प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में कैसे लिखेंगे, इन सब सवालों को लेकर समाजशास्त्र में बहस है कि सहभागी प्रेक्षण एक पक्षीय सूचनाएं और जानकारी प्रदान करता है।